वर्ल्ड नेट के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे लाइफ में, हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने होने वाले कई तरह के चेंजेस के बारे में, जिसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला चेंजेज होता है फिजिकल चेंजेज, दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंजेज और तीसरा चेंजेज जो बेसिकली लोग उस पर बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। कई तरह के ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे कई तरह के ऐसे लेक्चर मिलेंगे जिसमें दो ही चीज की बेसिकली चर्चा की जाती है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। लेकिन तीसरा चेंज हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको भी हम आज यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं आपके साथ। तीसरा चेंज है बायोलॉजिकल चेंजेज, जीव विज्ञानीय परिवर्तन। तो पहला चेंज हमने कहा आपको फिजिकल चेंज, पहला हम लोग जो बात करेंगे वो होगा फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। दूसरा चेंज जो हमारे आसपास घटित होता है, हमेशा चलता रहता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, तीसरा जो चेंज है वो है आपका बायोलॉजिकल चेंजेस। इसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञानीय परिवर्तन। ये तीन तरह का चेंजेस जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहला चेंजेस फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जो कि किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अवस्था चेंज होता है तो वो अवस्था वो पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेज इज अ टेम्पोररी रिवर्सिबल चेंजेज अकर्स इन एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये फिजिकल चेंजेज जो देखा जाता है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस में ही देखा जाता है। इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो अपना अवस्था जो कि बदल चुका था उसको वो पुनः प्राप्त कर सकता है। और तीसरी चीज टेम्पोररी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट किसी केस में हो गया तो अलग बात है, लेकिन इसका नेचर परमानेंट का नहीं होता है, जैसा कि केमिकल चेंजेस में देखा जाता है। फिजिकल का ठीक उल्टा होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और उसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत एक नया प्रोडक्ट देखा जाता है। ये भी बेसिकली नॉन लिविंग और केमिकल सब्सटेंस में देखी जाती है। ओके, किसमें देखी जाती है? केमिकल सब्सटेंस में, जिसमें केमिकल रिएक्शन भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है वो होती है इरिवर्सिबल, यानी कि पुनः एक बार ये चेंज हो जाने के बाद, केमिकल चेंज हो जाने के बाद वो फिर से उल्टा नहीं आता है। जैसा कि हम लोग कई तरह एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिविंग और वर्ल्ड में देखी जाती है, जिसमें जीव होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, जैसा कि माइक्रो इवोल्यूशन, प्यूबर्टी, है ना, रिप्रोडक्शन। इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस। ओके, तो एक एक करके हम इसका एग्जांपल जान लेते हैं। तो जैसा कि फिजिकल चेंज के बारे में हमने कहा कि ये टेम्पोररी होता है और रिवर्सिबल होता है। ओके, यानी कि चेंज हो जाने के बाद यह पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिससे वो चेंज होकर के बना था। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ने फिजिकल चेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं आइस से। बर्फ को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाता है वाटर, और वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाता है वेपर। ओके, तो ये तीनों किसके प्रोडक्ट हैं? तीनों में वाटर ही इन्वॉल्व है।
बस चेंज क्या हो रहा है, उसका स्टेट, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। एक में वो सॉलिड फॉर्म में है, दूसरे में वो लिक्विड फॉर्म में है, और तीसरे में वो गैसियस फॉर्म में, तीनों वाटर में है। ओके, अब ठीक उल्टा जैसा कि हमने कहा कि फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो उस अवस्था को, यानी कि आइस से वाटर बना था और वाटर से वेपर बन सकता था, तो वेपर से वाटर से वेपर बना है, तो वेपर से वाटर भी बन सकता है इन फिजिकल चेंजेस। ओके, तो अगर इसको हम लोग क्या करें, कूल कर दें, ठीक उल्टा कंडेंस, तो ये फिर बना लेगा क्या, वाटर, वेपर से वाटर बन जाएगा, और वाटर को फिर अगर हम लोग कूल कर दें तो क्या बन जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा। तो आपने देखा कि ये ठीक उल्टा प्रोसेस है ना, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्पररी होता है ना, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है और ये आसानी से चेंज हो जाता है एक से दूसरे अवस्था में, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखी जाती है, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल नंबर हमारा ये पहला था, दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर लें तो दूसरा एग्जांपल होता है हमारा कांच का टूटना। कांच का टूटना, बेसिकली इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूजन के कारण अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। कांच का टूटना, ये मान लीजिए कि ये कांच है, कांच का टुकड़ा है, ये टूट गया अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, तो कांच टूटा अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन उसका ये जो टुकड़ा है उसका अस्तित्व कांच के रूप में, उसका वो अपने अस्तित्व को नहीं खोया है, वो अस्तित्व टुकड़ा के फॉर्म में ही है लेकिन कांच ही है, यानी कि वो अपने अस्तित्व को ऑलरेडी बनाए हुए है। और अगर इस टुकड़े को अगर फिर से हम लोग गला दें, मतलब मेल्ट कर दें और मेल्ट करके सांचे में ढाल दें, तो फिर से ये कांच के फॉर्म में आ जाएगा। जो ग्लास हम लोगों ने तोड़ा था, ब्रेक किया था ग्लास को, उस ग्लास के टुकड़े को अगर फिर से मेल्ट करके एक क्या कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड टेम्परेचर पे वेल से कूल करें, मेल्ट करने के बाद उसको कूल करें फिर से, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म से वो टूट करके टुकड़ा बना था। यानी कि कांच का टुकड़ा टूटना भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। ओके, तीसरा बात अगर हम लोग करें, तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो वो होता है कह सकते हैं हम लोग क्या किसी रॉड को मोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए एक लंबा सा रॉड है, इस रॉड को हम लोगों ने क्या किया, अब ऐसे कर दिया, या इसी रॉड को घुमा करके हम लोगों ने ऐसा कर दिया, तो ये तीनों सेम रॉड ही है, किसी में इसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, शेप एंड साइज, जो कि फिजिकल क्या कह सकते हैं कैरेक्टर है किसी भी मटेरियल्स का, किसी भी वस्तु का, है ना। तो इसके क्या हुआ, रॉड को हमने मोड़ दिया, तो किसमें, इसमें शेप में चेंज हुआ, इसके अवस्था में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं देखी जा सकती है। अगर पुनः इसको हम लोग सीधा करना चाहें इस रॉड को, तो इसको फिर से हम लोग सीधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर कोई चेंज हुआ, जैसे कांच से टुकड़ा बना, तो टुकड़ा से फिर हम लोग कांच बना सकते हैं, जैसे आइस से वाटर बना तो वाटर से हम लोग आइस बना सकते हैं। रॉड को हमने मोड़ दिया, यानी कि सीधे सीधे मान लीजिए कि उसके फिजिकल कैरेक्टर में कोई चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया, ऑल अबाउट फिजिकल चेंजेस। इसी रॉड को अगर हम लोग मेल्ट कर दें, लोहा है, मेल्ट कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे, मेल्ट कर दे, एक दूसरे सांचे में डाल दे, तो मान लीजिए कि पहले ये रॉड था, रॉड को हमने मेल्ट किया, अब एक इसको हमने क्या किया, एक रिंग बना दिया मेल्ट करके, क्या हुआ, इसका क्या चेंज हुआ, सिर्फ शेप चेंज हुआ। तो शेप क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉड, सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके,
तो ये सिर्फ याद रखना है कि फिजिकल चेंज ऑल अबाउट इट्स फिजिकल कैरेक्टर एंड इट्स अ टेम्पोररी रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द मटेरियल्स। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये ऑल अबाउट था फिजिकल चेंज का। आई थिंक आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि फिजिकल चेंज आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल और हम लोग भूल रहे हैं, जो हम डाल देते हैं इसका क्रिस्टलाइजेशन। आपको फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल को प्राप्त कर लेना। जैसे कि मान लीजिए साल्ट का सॉल्यूशन आपको दिया गया, मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, आपने इसको क्या किया, हीट किया। ओके, और हीट करने के बाद जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो गया, बाहर निकल गया, और आपको जो मिला वो मिला इस साल्ट का क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड शेप ऑफ अ मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ अ मटेरियल्स। यानी कि जब इस सॉल्यूशन को हमने गर्म किया तो उस सॉल्यूशन साल्ट के साथ जो वाटर घुला हुआ था, मतलब साल्ट जिस वाटर में घुला हुआ था वो एक खास टेम्परेचर पर इवापोरेट हो गया, तो बचा क्या, क्रिस्टल बचा, किसका, साल्ट का। तो इसमें अब बात आती है कि क्या हम लोग फिर इसको कर सकते हैं अलग, एक साथ कर सकते। तो क्या हुआ, हमने साल्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में वो कर लिया, जमा कर लिया, और इधर इस वेपर को अगर हम लोग कूल कर दे तो फिर वाटर भी हमको मिल जाएगी, और उसी वाटर को फिर इस क्रिस्टल में डाल दे तो फिर एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। यानी कि इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है जिससे कि फिर पुनः आप सॉल्यूशन ऑफ साल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट को जब आपने गर्म किया तो आपको क्या मिला, वेपर ऑफ वाटर। उस वाटर को आप क्या कर लीजिए, वेपर को क्या कूल करके वाटर प्राप्त कर लीजिए, और इस क्रिस्टल में फिर से उस वाटर को डाल दीजिए, आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो आपने देखा कि ये भी एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस ही है ना। तो बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये मत कहिएगा कि साल्ट का सॉल्यूशन बनाना फिजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस है। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट से क्रिस्टल को बना देना ये फिजिकल प्रोसेस है। कई जगह आपको कई वीडियोस में ऐसे मिलेंगे जिसमें यह कहा गया है कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे यह चीज इंक्लूड कर दिया गया है कि नमक को पानी में घोलना यह फिजिकल चेंज है। यह गलत है, कई जगह वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि नमक को जब पानी में घोला जाता है तो नमक आयन में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na, यहां पे ध्यान दीजिए, आपका NaCl को जब आप वाटर में डाल दिएगा तो ये आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। और इट्स ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस, नॉट फिजिकल चेंजेस। ओके, तो नमक को साल्ट को पानी में घोलना ये केमिकल चेंज है, लेकिन उस घोल से नमक के क्रिस्टल को प्राप्त करना इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, नॉट केमिकल चेंजेस। ओके, तो आई थिंक अभी तक आप फिजिकल चेंजेस समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंजेस, ठीक हमने कहा कि फिजिकल चेंज का उल्टा होता है। जैसा कि हमने बताया कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी चेंज है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स एंड इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज है, जिसमें केमिकल रिएक्शन के कारण एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो पुनः उस प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे जो अभी तक आपको कुछ चीजें नहीं मिली होंगी। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि केमिकल चेंजेस जो होता है आपको परमानेंट होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट का जो बनने की जो प्रक्रिया है
वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वो उल्टी दिशा में नहीं हो सकती। जैसे कि यहां पे आपने देखा कि आइस से वाटर बना तो वाटर से आइस भी बन सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे आपको दिखाने जा रहे हैं पहला एग्जाम्पल, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, ओके। अब मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जब जलती है, यहां पे हम आपको एक ये मोमबत्ती जब जलती है तो इससे निकलता है CO2 और कुछ मात्रा में वेपर भी निकलता है, ओके। और यहां से ये जो वैक्स है यानी कि मोम है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। तो अब आप बताइए, नॉर्मली आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, क्या इस CO2 और वेपर से आप फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी कि ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये उल्टी दिशा में नहीं होगा। ये जल गया मतलब जल गया, है ना। इसमें ये केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है, वेपर बन रहा है, और इस वेपर और CO2 और वैक्स को मिलाकर के फिर से आप उस मोमबत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में जा चुका होता है, आपको नहीं मिलता, ओके। तो इट्स अ केमिकल चेंजेस, नॉट फिजिकल चेंजेस, ठीक है। यहां पे रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है मोमबत्ती के जलने में। ये क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, और कार्बन के साथ मिलकर के ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर, उससे हम फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये उल्टी दिशा में नहीं होगी। यानी कि ये किसका एग्जांपल है? आपको एग्जांपल है केमिकल चेंज का। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। आयरन के रॉड वगैरह पे जो देखते हैं आप लोग, जो दरवाजे खिड़की वगैरह बनते हैं गार्डन में, आपको बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनते हैं जो हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में रहते हैं हमेशा, उसमें आप देखते हैं कि रस्टिंग होने लगता है, जिसको बचाने के लिए हम लोग वहां पे पेंट लगा देते हैं। लेकिन पेंट के छड़ने के बाद फिर देखा जाता है कि वहां पे रस्टिंग आरंभ हो चुका। तो वो जो रस्टिंग होता है वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। वहां पे आपका जो फेरस होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Fe2O3 बनाता है, यानी कि रस्ट बना देता है, और ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से ये फेरस नहीं बना सकता है। वो जो रस्ट होता है, वो जो जंग होता है, वो सड़ा देता है धीरे धीरे उस लोहे को, उस जंग से आप जो है, आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा, आप देखते हैं कि जब आप कबाड़ को बेचते हैं, जिसमें आप लोहा बेचते हैं, तो क्या कबाड़ी वाला उस लोहे को पीट करके जो जंग नीचे गिराता है, क्या उसको जमा करके रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका होता है, उससे गला करके वो कुछ नहीं बना सकता। यानी कि ये ऑलरेडी नाकामयाब हो चुका होता है, इससे फिर से आप फेरस नहीं बना सकते, आयरन रॉड नहीं बना सकते, यानी कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। तो जंग का लगना भी क्या, किस तरह का प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा कॉमन एग्जांपल जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग के शरीर में होने वाला डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया। अब छोटे बच्चों से आप पूछिएगा, कहेगा कि आदमी के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हो सकता है बायोलॉजिकल चेंज है। नहीं, बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होते हैं, आप जाके देखिए उसको, जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होते हैं वो किसी ना किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं, और वो एंजाइम उसको कैटालाइज करती है, नया प्रोडक्ट बनाती है। आप ग्लूकोज लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं, उससे नए नए आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट वगैरह जो भी मिलता है। लेकिन उससे फिर आप चाहिए कि आप वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो आप खा चुके हैं उससे बना ले, नहीं बना सकते। तो डाइजेशन जो है, यानी कि पाचन जो है, तीसरा एग्जांपल हम लोग का यहाँ पे पाचन यानी कि डाइजेशन, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो, पाचन यानी कि डाइजेशन, इट्स ऑलरेडी अ केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज।
नॉट बायोलॉजिकल चेंजेज। ओके, और चौथा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट आल्सो केमिकल चेंजेज, इट्स ऑलरेडी अ इरिवर्सिबल चेंजेज। ओके, उसके बाद कलर का चेंज होना। कलर का चेंज होना, कलर कब चेंज होता है? जब उसके अंदर कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है। आप अगर लैब में काम करते हो या कोई भी चीज देख लीजिए, कलर तब चेंज होता है, जैसे पानी का कलर कब चेंज होता है? जब उसमें आप रंग डालते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्शन करता है और एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनाता है जिससे कलर चेंज हो जाता है ना? तो ये जो कलर का चेंज होना है ये ऑलरेडी इस तरह की प्रक्रिया है, केमिकल चेंजेस प्रक्रिया है। अब आप कहिए कि आप पानी में कलर डाल दिए हैं, उस कलर को अलग कर दीजिए, पानी को आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तीसरा एग्जांपल, सॉरी चौथा एग्जांपल हमने डाल दिया है, पांचवा एग्जांपल हमने आपको बताया कलर चेंज। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। साल्ट का सॉल्यूशन बनाना जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है। लेकिन यहां पे एक चीज हम आपको आइडेंटिफाई करा देंगे, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट तो केमिकल चेंज है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पानी के अंदर डालते हैं, तो वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वो पूरी चारों तरफ मिक्स होता है लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है जैसे ग्लाइकोजेन, स्टार्च, स्टार्च को आप डाल दीजिए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज होता है। इसको आप अलग अलग आसानी से कर सकते हैं, वो अपने अस्तित्व को नहीं खोता है जल्दी, इट्स अ फिजिकल चेंजेस। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इट्स अ केमिकल चेंजेस। ओके, इसके अलावा जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं दही का जमना, दूध से दही का बनना। छठा एग्जांपल, सातवां, दूध से दही का बनना। क्या आप दही, दूध से दही बन जाने के बाद आप दही से दूध बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो कहीं नहीं सुना है, देखा है, नहीं बना सकते। तो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात आती है कि आप कहिएगा कि इसमें केमिकल चेंज कहां हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज होता है किसके प्रेजेंस में? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। वहां भी केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे ये दही, दूध जो है, जो लिक्विड के फॉर्म में था, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर वो केमिकल चेंजेस नहीं होता तो ये सॉलिडिफाई नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सो इट्स ऑलरेडी एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि केमिकल चेंज क्या है। तीसरा टॉपिक आता है हम लोगों का बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज हमने कहा कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वगैरह जो भी आप देखते हैं, फिजिकल चेंज हमने कहा कि टेम्पोररी है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। आप प्रोडक्ट जो उसमें मटेरियल जो बनता है फिर से आप पुराने मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इन फिजिकल चेंज जैसे कि आइस से वाटर, वाटर से फिर आइस। केमिकल चेंज में हमने कहा कि परमानेंट होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, उल्टा नहीं आ सकता है ना? जैसे मोमबत्ती का जलना, फोटोसिंथेसिस का, डाइजेशन, ये सब केमिकल चेंजेस है ना? तो उसमें आप ये उल्टा नहीं होता, उससे आप प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही और ये सभी जो होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल्स में देखे जाते हैं, लेकिन लिविंग मटेरियल्स में जो चेंज होते हैं उसका क्या? तो इट्स अ बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं ये भी एक तरह से आप देखिए तो ये भी परमानेंट होते हैं, ये भी उल्टा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल ले लें तो ये भी आपका परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलवेज सी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी। Puberty, it's a change in
uterus after a limited age of girls in human beings. यानी कि एक खास उम्र के बाद किसी लड़की की यूट्रस में जो होने वाला परिवर्तन है, जिससे मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, ऋतुस्राव की शुरुआत होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और एक बार ये शुरू हो जाने के बाद कहिएगा कि नहीं ये उल्टा हो जाए, नहीं हो सकता। और ये ऑलवेज देखी जाती है लिविंग बींग्स में, नॉन लिविंग में नहीं देखी जाती। सो इट्स नॉट फिजिकल चेंजेस, नॉट केमिकल चेंजेस, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस। ओके, उसके बाद आता है माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन यानी कि आप कह सकते हैं सूक्ष्म विकास, सूक्ष्म जैव विकास आप कह सकते हैं। ये क्या होता है भाई? सूक्ष्म जैव विकास का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया था पृथ्वी पे, कोई एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और अभी जो है करोड़ों स्पीशीज, करोड़ों प्रजातियां पृथ्वी पे मौजूद हैं। आखिर ये कैसे आए? तो कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो हमको मालूम तो नहीं चल रहा है, लेकिन वो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्मदाता बन सकता है। किसके द्वारा? माइक्रो इवोल्यूशन के द्वारा। तो आपको ये भी नहीं पता है कि ये किस तरह का है, फिजिकल है या केमिकल है। कहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? आप फिजिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं, ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन occurs in a living organism, so you call that it's a biological changes, not chemical or physical changes. Okay, so third example, child behavior, child development, बच्चे का विकास। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें हर एक तरह के ग्रोथ देखे जाते हैं, हर एक तरह के डेवलपमेंट देखे जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल डेवलपमेंट, कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं। क्या इसमें कहीं आपको रासायनिक रिएक्शन दिखता है क्या? क्या आपको इसमें कहीं फिजिकल रिएक्शन दिखता है क्या? क्या एक बार मेंटल डेवलपमेंट होने के बाद अगर मान लीजिए कि आप कहिए कि नहीं अब हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत हो गया, अब हम बच्चा हो जाए, बच्चे की तरह सोचे, नहीं सोच सकते, because it's already changed, but it occurs in living organism, not in non-living organism. So it's called यहाँ पे हम लिख देते हैं it's called biological changes, यानी कि child development, behavioral development in organism, in human beings, child development। चौथा एग्जांपल एडोलेसेंस, बुढ़ापा, मतलब जर्रावस्था का आना, बुढ़ापा का आना, आप लिख सकते हैं बुढ़ापा का आना। अब आप कहिए कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हम जवान हो गए, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना, तो फिजिकल चेंज तो नहीं है। अब बुढ़ापा हो रहा है किस केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है आज तक नहीं पता चला। अगर पता चल जाता तो शायद हम लोग बुढ़ापे से बच जाते, उसका कोई काट खोज लेते, लेकिन ये भी नहीं पता चला। तो ना केमिकल रिएक्शन है ना फिजिकल रिएक्शन है, बट occurs in a living organism, not in non-living organism। क्या पहाड़ कभी बूढ़ा होता है? क्या नदी कभी बूढ़ी होती है? क्या ये पेन कभी बूढ़ा होता है? नहीं होता ना। तो इट्स occurs in a biological organism, in a living organism। So adolescence is a biological process, biological changes, not physical or chemical changes। Okay? And third example, जैसे हमने आपको बताया behavioral changes in any organism, either human beings, either animals, microorganisms, any organism, it's all about biological changes। And last example is reproduction, यानी कि किसी जीव का जन्म होना। ये क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस है। किसी जीव के जन्म होने के बाद आप कहिए कि नहीं अब आप फिर से जाइगोट बन जाइए, क्या आप कोई भी काम कर लीजिए आप उसको जाइगोट नहीं बना सकते। इट्स ऑलरेडी अ फिजिकल चेंजेस।
सॉरी ऑलरेडी बायोलॉजिकल चेंजेज। उसके बाद आता है जेंडर इशू। जेंडर इशू कहने का मतलब है मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है? नॉट। क्या इसमें कोई फिजिकल चेंजेस होता है? नहीं होता। लेकिन ये होता है किसमें? इन जीव विज्ञान, सॉरी मतलब आप कह सकते हैं कि इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट्स कॉल्ड अ बायोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि जो जेंडर, यानी कि मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है, ना फिजिकल है ना केमिकल है। फिजिकल एक बार अगर हो गया तो पूरा ये बाहर नहीं हो सकता, फिर से उल्टा नहीं जा सकता, आप लिंक को चेंज नहीं कर सकते। तो इट्स अ बायोलॉजिकल चेंजेज occurs always in living organisms, not in living organism। तो फिर से एक बार हम समराइज कर दें कि फिजिकल चेंजेज जो होता है इट्स अ टेम्पररी चेंजेज, रिवर्सिबल चेंजेज, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया कि आइस से वाटर, वाटर से वेपर, फिर आप वेपर से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं। केमिकल चेंजेज इट्स अ परमानेंट चेंजेज, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये अस्थायी तौर पे होता है जिसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो प्रोडक्ट जो होता है किसी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, लेकिन ये उल्टी दिशा में नहीं हो सकता, जैसे मोमबत्ती का जलना, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, कई तरह के देखें। बायोलॉजिकल चेंजेज इट्स ऑल अबाउट अ परमानेंट चेंजेज, इसमें भी एक नए जीव का चाहे नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है और ये भी इरिवर्सिबल होती है, यानी कि ये भी उल्टी दिशा में नहीं देखा जा सकता। तो आई थिंक आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। अब आपको ये तीन चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल चुकी हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, जो शायद आपको कहीं नहीं मिली होगी। और कुछ ऐसे लेक्चर हैं जिसको यहाँ पे हमने सुधारा है, बहुत सारे लोग ऐसे डाल दिए हैं कुछ गलत एग्जाम्पल जिसको हमने यहाँ पे सुधार करके आपको वीडियो को डाला हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम अपना नया जब वीडियो अपलोड करें तो आपको अपना नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। बने रहिए नेट के वीडियो के साथ। थैंक यू।